आज हम सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जानना जरूरी है कि हमारा समाज और न्याय व्यवस्था के मामले क्यों फेल हो रहे हैं। ऐसे मामलों में अदालत का काम होता है सही और तेज गति से न्याय दिलाना, ना कि पीड़ित को इतना मजबूर कर देना कि वो आत्महत्या कर ले। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब हम समाज और कानून व्यवस्था के मामले में फेल हुए हैं। अतुल सुभाष का मामला अकेला नहीं है, पहले भी कई आदमी और महिलाओं ने सुसाइड किया है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिससे पीड़ित को तुरंत और सही न्याय मिल सके। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और मैंने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देते। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होता है उन्हीं के आधार पर दिया जाता है, वहां पे न्यायालय का कोई दोष नहीं है। लोगों का भरोसा न्यायालय पर रहता है और न्यायालय में जब लूट जाए लोग तो फिर कहाँ जाएगा। वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा कोई सुनता नहीं है। मेरी बातचीत में कभी उसने ऐसा जाहिर भी नहीं किया कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, या कभी मेरे फैमिली में फादर मदर को भी उसने कभी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया। Everything will be part of investigation, even there is death note and video will in detail. अतुल सुभाष ने बड़ी धूमधाम के साथ निकिता से शादी की थी। तब अतुल को क्या पता था, वो क्या जानते थे कि ये शादी एक दिन उनके सुसाइड की वजह बनेगी। 34 साल के अतुल ने अपनी पत्नी, अपने ससुराल और सिस्टम से हार कर मौत को गले लगा लिया। लेकिन अपनी मौत से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया वो किस तरह से टॉर्चर से गुजर रहे थे, मानसिक रूप से कितना परेशान थे, उनकी जीने की चाहत दम तोड़ती जा रही थी। अतुल और निकिता ने 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही रिश्ते में कड़वाहट आ गई और 2021 में निकिता बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। और इसी के बाद शुरू हुई अतुल के टॉर्चर की कहानी। अतुल ने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया उनके ससुराल वाले उन्हें कैसे परेशान कर रहे थे, कैसे पैसों की डिमांड कर रहे थे, उन्हें झूठे केस में फंसा रहे थे। अतुल सुभाष ने 24 पन्नों के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। अपनी मौत से पहले अतुल सुभाष ने 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई। इस वीडियो में उन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया। इंडिया न्यूज आज आपको अतुल का वो आखिरी वीडियो दिखाएगा जो उन्होंने अपनी मौत से पहले बनाया था। वो चैट दिखाएगा जिसमें उनकी सास उन्हें सुसाइड के लिए उकसाती हुई दिखती हैं। अतुल और जज के बीच की बातचीत दिखाएगा और दिखाएगा अतुल की वो आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखी थी। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नौकरी कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने आत्महत्या की। उनका शव मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से मिला। घर का दरवाजा तोड़ा गया तो उनकी लाश फंदे पर लटकी हुई थी। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली। अपने 24 पन्ने की चिट्ठी में अतुल ने अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों में खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की मांग करता रहता था, जिसको वो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो उनकी पत्नी ने 2021 में उनके बेटे को बेंगलुरु से लिया और वो अपने घर चली गई। अतुल ने बताया कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस देते थे, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए हर महीने की मांग कर रही थी। उनकी पत्नी उन्हें अपने बेटे से ना तो मिलने देती थी और ना ही कभी बात कराती थी। तो मेरा मानना है कि
मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हुए और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और anyway gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life. अतुल ने आरोप अपनी पत्नी और उनके परिवार पर ही नहीं लगाए, बल्कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी ने केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का ही साथ दिया। अतुल ने इस पर एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसके मुताबिक देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। और जब ये बात उनकी पत्नी ने कही तो इस बात पर वो जज भी हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल कर लो। और ये भी कहा कि मैं केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए लूंगी। जुडिशरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया हमने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी सास निशा सिंघानिया के साथ भी बातचीत का भी जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सास ने उन्हें मरने के लिए उकसाया और मजबूर किया। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया। मुझे लगा कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी और उस दिन जज को सुसाइड करेंगे, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि जज को कि सुसाइड करोगे। इस पर अतुल ने जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इसके बाद अतुल की सास ने कहा कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है और तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा, ये अतुल सुभाष की सास ने उसको कहा। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूँगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेम्बर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने धारा 108 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3 जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग शामिल हों,
का केस दर्ज करवाया है। तो ये जो केस दर्ज करवाया गया है ये बेंगलुरु में करवाया गया है और अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज करवाया है और इसी के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाना और 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब इसमें शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि जो अतुल सुभाष की पत्नी है, उनकी माँ है और उनके चाचा ससुर हैं और उनके भाई हैं, इन 4 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया है। The early morning committed a suicide. Regarding this issue, his brother has given a complaint in Marthali police station, stating that there are multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and the relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. Based on that, we have registered a abatement for suicide under 108 of PNS. In Marthali PS, investigation is in. Sir, did you speak to the family members of the Nikita or any? The investigation officer, the family members, the deceased brother has been given a detailed statement. So we are sending a team to. अतुल की मौत के बाद उनका परिवार पूरी तरह टूट गया है। अतुल की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अब परिवार की एक ही मांग है कि अतुल को हर हाल में इंसाफ मिले और जो भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है उन्हें सजा मिले। अतुल के पिता ने बताया कि कैसे अतुल की पत्नी का परिवार उन्हें लगातार परेशान कर रहा था, कैसे उसे हर बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ता था ताकि वो कोर्ट के सामने पेश हो सके। और इसी बीच इंडिया न्यूज़ की टीम ने जौनपुर में अतुल की पत्नी का पक्ष जानने के लिए उनके घर पहुंची और जब इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने परिवार वालों से उनका पक्ष जानना चाहा तो वो बदसलूकी करने लगे। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिया लोगों को। अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अतुल सुभाष और उसके परिवार पर निकिता सिंघानिया ने कुल 9 मामले दर्ज करवाए थे। इनमें से कई केस पत्नी ने ये कहकर वापस ले लिए थे कि उन्हें इन मामलों की जानकारी नहीं है या वकील ने उसकी मर्जी के बिना इन केस को फाइल कर दिया था। अतुल सुभाष ने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के एक आरोप पर सबूत के साथ सफाई दी है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने जौनपुर कोतवाली में 24 अप्रैल 2022 को क्राइम नंबर 115/2022 पर आईपीसी की धारा 498, 323, 504, 506 और 3/4 दहेज प्रथा अधिनियम में एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर में पति अतुल सुभाष के साथ अतुल की मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और छोटे भाई विकास मोदी को भी नामजद किया गया। आपको बताते हैं कि निकिता की कराई एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाए गए थे और अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इन आरोपों पर क्या जवाब दिया। पहला, एफआईआर में आरोप लगाया गया कि शादी के बाद से ही अतुल सुभाष और उसका परिवार यानी कि अतुल सुभाष का परिवार 10 लाख रुपए की दहेज मांग रहा था। 10 लाख रुपए दहेज मांगे जाने पर अतुल सुभाष ने लिखा कि जो व्यक्ति खुद 40 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो वो 10 लाख रुपए दहेज क्यों मांगेगा। दूसरा, 10 लाख दहेज मांगने के कारण 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता की मौत हो गई। अतुल ने इसका जवाब देते हुए अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कोर्ट में दिए बयान में निकिता ने साफ कहा है कि उसके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे, वो दिल के मरीज थे, दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो बनारस के अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। निकिता की एफआईआर में यह भी आरोप था कि पति शराब पीकर यानी कि अतुल सुभाष शराब पीकर मारपीट करता था और पति पत्नी के रिश्तों में
हैवानियत की जाती थी। सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने शराब पीकर मारपीट करने पर साफ लिखा है कि उसके जैसी मजबूत काठी वाला व्यक्ति अगर मारपीट करेगा तो कहीं ना कहीं हड्डी पसली टूटेगी और खून भी निकलेगा, मारपीट का निशान पड़ेगा, कोई वीडियो कोई फोटो होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा होने पर कभी भी पुलिस को सूचना दी गई। इस पूरे मामले पर अतुल सुभाष की वकील का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। दुखद है, दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होता है उन्हीं के आधार पे दिया जाता है, वहाँ पे न्यायालय का कोई दोष नहीं है। उसके सास या ससुर या उसके जो साले लगते थे उन लोगों ने कोई अगर प्रताड़ना उसको दिया होगा कि सुलह कर लो, को इस बात को कहना चाहिए था, हम लोगों को बताना चाहिए था। जो बच्चा व्यून था उसके लिए कोर्ट ने जो सबूत और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपनी बात कही गई थी उनको देखते हुए एक आदेश पारित किया था और वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था। तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। लेकिन अतुल का मामला ये कोई पहला मामला नहीं है और ना ही ये कोई आखिरी मामला है। इससे पहले गाजियाबाद में जगजीत राणा नाम के व्यक्ति ने भी 3 मिनट की 2 वीडियो बनाई थी और कहा कि दुनिया में सब कर लेना लेकिन शादी मत करना, और इस वीडियो को बनाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हर साल डोमेस्टिक वायलेंस के कारण कितने लोग सुसाइड करते हैं और इनमें पुरुषों की संख्या कितनी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया। इनमें शादीशुदा पुरुषों की संख्या 81,063 थी। वहीं 2022 में 1,70,924 लोगों ने खुदकुशी की थी और इसमें भी शादीशुदा पुरुषों की संख्या 83,713 थी। ये सारे जो आंकड़े हैं ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अतुल सुसाइड केस के बाद देश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कानून कहता है कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए, महिला और पुरुष में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अतुल के केस में जिस तरह जज की भूमिका सामने आ रही है वो चिंता का विषय है, जबकि घरेलू प्रताड़ना के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मतभेदों से पैदा हुए घरेलू विवादों में पति और उसके घर वालों को आईपीसी धारा 498A में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई थी। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 10 दिसंबर को ऐसा ही एक मामला खारिज करते हुए कहा कि धारा 498A घरेलू प्रताड़ना पत्नी और उसके परिजनों के लिए हिसाब बराबर करने का हथियार बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना से जुड़े एक मामले में की थी। एक पति ने पत्नी से तलाक मांगा था। इसके खिलाफ पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू क्रूरता का केस दर्ज करा दिया था। पति इसके खिलाफ तेलंगाना की हाई कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज केस रद्द न करके गंभीर गलती की है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया। पिछले महीने भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को चेतावनी दी थी कि या तो वो सुनिश्चित करें कि घरेलू क्रूरता के मामलों में पति के दूर के रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से ना तो फंसाया जाए, लेकिन अतुल केस में ऐसे किसी नियम का कानून ने पालन नहीं किया गया, और अगर किया गया होता तो शायद आज अतुल हमारे बीच होता।